हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये जो आज के क्लास का टॉपिक है, ये टॉपिक जनरल नॉलेज के थ्रू भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास का जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक का जो नेम है वो है क्रॉप्स एंड लिव स्टॉक इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसिन। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। बस आप इस टॉपिक को पूरी ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करिएगा। तो ये जो पूरा टॉपिक है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और इस टॉपिक में आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने टॉपिक का नेम बताया। टॉपिक का नेम था क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजीन। तो इसका सबसे पहले आप अर्थ समझिए। जब आप इसका हिंदी समझे रहेंगे, इसका मतलब समझे रहेंगे, तो आपका जो इसका टॉपिक है, इस टॉपिक का जो पूरा डिफिनीशन है, जो इसका डिटेल में डिफिनीशन है, आपको और बेटर समझ में आएगा। तो इस सबसे पहले आप टॉपिक को हिंदी में इसका अर्थ समझिए। तो अभी हमने बताया क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजीन। ट्रांसजीन का मतलब कि जो प्लांट या फिर एनिमल, जो भी प्लांट या फिर एनिमल फॉरेन जीन को कंटेन किए होते हैं, फॉरेन जीन को रखते हैं, उसे ही हम ट्रांसजीन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको अर्थ को सबसे पहले आप जान लीजिए। क्रुप्स का मतलब फसल एंड लेब स्टॉक का मतलब पशु। इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार और डेवलपमेंट मतलब कि वृद्धि करना। ट्रांसजीन का के सुधार से, ट्रांसजीन के डेवलपमेंट के सुधार से कैसे फसलों में और पशुओं में या फिर एनिमल्स में क्या इसमें प्रभाव हुआ, ट्रांसजीन के डेवलपमेंट से क्या सुधार हुआ फसलों में और जानवरों में। तो यही आज की क्लास का टॉपिक है। तो ट्रांसजीन का मतलब क्या होता है, आप प्रीवियस क्लास में आप जरूर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्लास को अटेंड किए होंगे। तो अभी तक जो स्टूडेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को जल्द से जल्द अटेंड करिए, क्योंकि उस क्लास से रिलेटेड कुछ टॉपिक इस क्लास में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि कोई वेक्टर था, उसमें किसी दूसरे स्पीसीज के डीएनए को इंसर्ट करवाकर एक नए ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करवाते थे। तो जो ऑर्गेनिज्म फॉरेन जीन को रखते थे उसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते थे। तो जैसे आप मान लीजिए कि कोई एनिमल है जो कि फॉरेन जीन को अपने पास कंटेन किया हुआ है या फिर रखा हुआ है, तो उस एनिमल को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे। या फिर उसी जगह अगर कोई प्लांट है जो कि फॉरेन जीन को कंटेन किया हो या फिर कीप अप किया हुआ हो, तो उस प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट के नाम से जानेंगे। तो ये जो टर्म ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इसे हम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे हुआ, अगर आप आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्लास को अटेंड किए रहेंगे तो आपको और बेटर समझ में आया होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का मतलब कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरी तरीके से मॉडिफाइड हो गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसको आइए अब हम एक शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, जो स्टूडेंट अभी तक उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कोई एक वेक्टर होता है, उस वेक्टर को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट कर उसमें फॉरेन जीन को इंसर्ट करवाया जाता है और उस वेक्टर को किसी भी होस्ट सेल में इंसर्ट करवाया जाता है फॉर क्लोनिंग पर्पज के लिए। क्लोनिंग पर्पज के मतलब कि बहुत सारे कॉपियों का फॉर्मेशन करने के लिए। तो उसी के थ्रू जो जिस ऑर्गेनिज्म में इसको इंसर्ट करवाया जाता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह पूरी तरीके से मॉडिफाइड हो जाता है। तो यही आज की क्लास का जो टॉपिक है उसका मतलब यही है कि ट्रांसजीन के डेवलपमेंट से क्या सुधार हुआ फसलों में और जानवरों में, एनिमल्स में। तो आइए अब हम देखते हैं अगले स्लाइड के, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट फार्मेशन। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का फार्मेशन कैसे होता है, तो आइए इसको आप समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में आप ले लीजिए एग्रोबैक्टर ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए एग्रोबैक्टम ट्यूमेफेसियंस। और ये एक साधारण बैक्टीरिया नहीं है। देखिए क्यों ये साधारण नहीं है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ये एक स्पेशल टाइप के T1 प्लाज्मिड को कंटेन किया होता है। और ये T1 प्लाज्मिड बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि यही जो T1 प्लाज्मिड होता है ये काज करता है ट्यूमर को। तो इस ट्यूमर को कैसे रिमूव करते हैं, तो देखिए ये जो अभी हमने बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को लिया। तो क्यों लिया, क्योंकि ये एक प्रकार के टीआई प्लाज्मिड को कंटेन किया होता है, एक प्रकार के टीआई वेक्टर प्लाज्मिड को कंटेन किया होता है, और यही प्लाज्मिड काज करता है ट्यूमर को। और ये हेंस टू यूज्ड आरडीटी, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके जो ट्यूमर काज करने वाला जीन है इस बैक्टीरिया के अंदर उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसके थ्रू ये जेनेटिकली पूरी तरीके से मॉडिफाई हो जाता है और प्लांट में ट्यूमर को काज नहीं कर पाता। तो इसीलिए इसमें देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो T1 प्लाज्मिड में जो काज करने वाला जो ट्यूमर काज करने वाला जो जीन है इस बैक्टीरिया के अंदर T1 प्लाज्मिड, उसको पूरी तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके जीन को रिमूव कर दिया गया, जिसके थ्रू जो प्लाज्मिड है उसके जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफाइड हो गया। इसीलिए इसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानेंगे। और ये प्लांट में क्या करेगा कि जो ट्यूमर है उसको काज करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो आइए हम कुछ देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को। तो जैसे वायरस रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स, तो कुछ होते हैं जैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स हो गए, वायरस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स हो गए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है इसको अभी हमने बता दिया। आप आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। तो आइए सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं वायरस रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स को। तो प्लांट वायरस काज द डिजीज इन क्रूप प्लांट, जो वायरस होते हैं, वायरस रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स का मतलब है कि ऐसे फसल जो कि वायरस से पूरी तरीके से रेजिस्टेंस हो, मतलब कि वायरस उनको किसी प्रकार का क्षति ना पहुंचा सके। इस प्लांट को हम बोलेंगे वायरस रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि जो ये फसल होंगे उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ मॉडिफाइड किया हुआ, कुछ उनके जेनेटिक मटेरियल को कुछ मॉडिफाई किया जाएगा, जिसके थ्रू उनमें जो वायरस होते हैं उनमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट को आप देखिए। प्लांट वायरस काज द डिजीज इन क्रूप प्लांट। कोट प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस CPMR, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPMR बोलते हैं, कोट प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस इज ए गुड स्ट्रेटजी टू मेकिंग वायरस रेजिस्टेंस प्लांट। तो ये जो कोट प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे शॉर्ट फॉर्म में CPMR बोलेंगे। और यही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है फॉर्मेशन करने के लिए या फिर मेकिंग करने के लिए, और वायरस रेजिस्टेंस प्लांट को बनाने के लिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वायरस रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स क्या है। तो आइए हम दूसरे नंबर पर चलते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स, मतलब कि ऐसे फसल जिनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई किया हो इंसेक्ट के लिए, कि उन पर इंसेक्ट का कोई प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप आई होप कि इन सभी जनरल चीज़ों को आप जानते होंगे, जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि जो ये बीटी कपास है, बीटी कॉटन या फिर बीटी कपास इसे आप बोल सकते हैं, बीटी ब्रिंजल, बीटी का मतलब कि बैसिलस थुरिंजिएसिस। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सब इंसेक्ट रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। तो इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप, बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल ETC, और बहुत सारे हो सकते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस ग्रुप। तो ये जो दो एग्जाम्पल हमने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पुटअप हो सकते हैं। तो आइए अब हम अगले पॉइंट को देखें। दिस ग्रुप्स कंटेन क्राइजिन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएसिस। बीटी का मतलब कि बैसिलस थुरिंजिएसिस, मतलब कि ये कंटेन किए होते हैं, बैसिलस थुरिंजिएसिस जीन को ये कंटेन किए होते हैं, जिसके थ्रू इंसेक्ट का कोई भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, और इसीलिए हम इसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आपका वायरस रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो यहीं पर देखिए, यहीं पर इसका यूज यही है कि आपने देखा कि इसका जो टॉपिक है, ये आज के क्लास का जो टॉपिक था वह यही था कि ट्रांसजीन के डेवलपमेंट से फसलों और एनिमल्स में क्या सुधार हुए। तो यही ट्रांसजीन के थ्रू ही तो ये रेजिस्टेंस जो
ग्रुप्स है वो रेजिस्टेंस हो गए इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट के और वायरस से और इंसेक्ट से, इन सभी से ये रेजिस्टेंस हो गए। मतलब कि उनके थ्रू एक विरोधाभास को ये पैदा करने लगे, मतलब उनके बीच, मतलब कि ये जो आप इसे सिंपल वर्ड में समझिए कि जो वायरस हैं और ये जो इंसेक्ट हैं ये फसलों को अब पूरी तरीके से नुकसान या फिर क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनमें इनके जो जेनेटिक मटेरियल है क्रॉप से फसलों के, उनको पूरी तरीके से जेनेटिकली रूप से मॉडिफाइड कर दिया गया है। तो आइए हम कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से मतलब गोल्डन राइस हो गया, जो कि इंडिया में पूरी तरीके से बैन है। क्यों बैन है? इसमें क्या किया गया कि एडिशन किया गया है विटामिन ए का, और यही कैन प्रिवेंट करता है डिफिशियंसी, क्योंकि ये काज करता था ब्लाइंडनेस या फिर प्री मेच्योर डेथ को इन चिल्ड्रेन डेवलपिंग कंट्री। कुछ डेवलपिंग कंट्री में ये जो प्री मेच्योर, पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ चिल्ड्रन को डेथ करवा देता था, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती थी एक गोल्डन राइस के वजह से। इसीलिए जो गोल्डन राइस है ये पूरी तरीके से भारत में बैन है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स में एक और एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 25 नवंबर 2014 को इसकी शुरुआत हो चुकी थी, 25 नवंबर 2014 में। फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये टोमेटो बहुत ही नॉर्मल टोमेटो से बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होते हैं और ये जल्दी दबते भी नहीं हैं, इसीलिए जल्दी खराब भी नहीं हो पाते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास का जो टॉपिक था कि ट्रांसजीन के डेवलपमेंट से क्या सुधार हुए फसलों और एनिमल्स में, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में कहीं पर भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।